तो सब हम दूसरा नियम देखेंगे, ठीक है ना, फैराडे का द्वितीय नियम। तो फैराडे का द्वितीय नियम क्या कहता है, ये कहता है कि विविध, अब दूसरा नियम किस लिए दिया उसने, पहला नियम तो सिंपल था, दूसरा नियम क्या किया कि है तो वही कि विद्युत आवेश समय प्रवाहित करने, उसने क्या किया, अलग अलग प्रकार के इलेक्ट्रोड ले लिए, क्या किए, इलेक्ट्रोड अलग अलग ले लिए, जैसे माने एक इलेक्ट्रोड ये है ना, एक सेल ले लिया, एक वैद्युत अपकरणीय सेल ले लिया, ये वैद्युत अपकरणीय सेल ले लिया, और इस वैद्युत अपकरणीय सेल में क्या किया उसने कि देखो, जैसे माने यहाँ से तार जोड़ा, ये देखो ये वाला है ना, एक इलेक्ट्रोड हुआ, ये इलेक्ट्रोड हुआ, ये हुआ, यहाँ से टर्मिनल जोड़े किससे, बैटरी से, ये बैटरी जुड़ी हुई है ना, ये क्या है, बैटरी जुड़ी है, और इसका जो एक छोर है ये आगे इसको कनेक्ट कर दिया, देखो अब इसमें क्या है, ऐसे जोड़ते चला गया, है ना, ये अलग अलग इलेक्ट्रोड है और ऐसे जोड़ते रहे, दो या तीन चार पांच छह कितने भी जोड़ सकते हैं इसमें, है ना, इस प्रकार से जोड़ता चला गया, उसने द्वितीय नियम इसके लिए दिया, ठीक है ना। ये कहता है कि विभिन्न वैद्युत अपघट्यों के विलयनों में, देखो अलग अलग वैद्युत अपघट्य है, यहाँ पर कोई अलग पदार्थ है, ठीक है ना, यहाँ पर कोई दूसरा पदार्थ है, वैद्युत अपघट्य पदार्थ, यहाँ तीसरा वैद्युत अपघट्य पदार्थ, एक नहीं है, अलग अलग है, ठीक है ना, तीनों अलग अलग वैद्युत अपघट्य पदार्थ। देखो ये कह रहा है विभिन्न वैद्युत अपघट्यों में के विलयनों में, देखो एक एक लाइन को देखें तो विभिन्न अलग अलग वैद्युत अपघट्य हैं, ये अलग वैद्युत अपघट्य पदार्थ है, ये अलग वैद्युत अपघट्य पदार्थ है, ये भी अलग वैद्युत अपघट्य पदार्थ है, तीनों वैद्युत अपघट्य पदार्थ क्या है, अलग अलग है। और कहता है विलयनों में समान विद्युत धारा, ये देखो कैसी विद्युत धारा है, समान विद्युत धारा, धारा क्या है, समान है, मान लीजिए 5 एम्पियर मान लेते, तो 5 एम्पियर वैद्युत धारा है ना, समान, देखो समान समय तक, समान समय चलो मान लीजिए इसको 10 मिनट तक मान लेते, देखो समान विद्युत धारा समान समय तक प्रवाहित करने पर इलेक्ट्रोड, देखो इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुए भिन्न भिन्न पदार्थ की मात्रा उनके तुल्यांक भारों के समानुपाती होगी। यहाँ पर क्या होंगे, भिन्न भिन्न अलग अलग मात्राएं होंगी, जमा भिन्न भिन्न पदार्थ की जो मात्राएं हैं इलेक्ट्रोड पर, देखो इलेक्ट्रोड पर मुक्त भिन्न भिन्न पदार्थ की मात्राएं हैं, यहाँ पर क्या होंगी, भिन्न अलग अलग पदार्थ की मात्राएं होंगी, यहाँ पर अलग पदार्थ की मात्राएं होंगी, यहाँ पर अलग पदार्थ होंगी, यहाँ अलग होंगी, मान लीजिए भिन्न भिन्न कह सकते हैं, यहाँ 5 ग्राम ले सकते हैं, यहाँ पर क्या हो गया 10 ग्राम हो गया, यहाँ पर 15 ग्राम, मैं एग्जाम्पल के रूप में ले रहा हूँ, है ना, 15 ग्राम, मन भिन्न भिन्न क्या होंगे, मात्राएं होंगी, अलग अलग मात्राएं होंगी, ठीक है ना, मात्राएं, और ये मात्राएं कितनी होंगी, ये होंगी उनके तुल्यांक भारों की, ठीक है, तुल्यांक भारों के समानुपाती होगी, यानी कि जो तुल्यांक भार होगा उसके समानुपाती होगा, जितना उसका तुल्यांक भार होगा, अब वो कौन से हमने लिए, है ना, वो कितनी मात्रा में लिया, उसको इस पे देखो, ये प्रथम नियम क्या कहता था, प्रथम नियम कहता था कि W इज इक्वल टू जेड इंटू क्यू, ठीक है ना, और समान मात्रा में विद्युत धारा समान समय तक प्रवाहित करने पर, यदि हम समान मात्रा में समान समय तक प्रवाहित करते हैं तो यहाँ पर क्या आएगा, मान लीजिए W1, यहाँ पर देखेंगे हम इस पहले वाले में, तो यहाँ पर क्या आएगा Z1 इंटू क्यू, फिर यदि द्वितीय वाले वैद्युत अपघट्य पहले वाले के लिए देखते हैं तो इस प्रकार से आ जाएगा, दूसरे वाले के लिए देखेंगे तो W इज इक्वल टू क्या आएगा, Z2 इंटू क्यू, जो यदि हम पहले नियम के अनुसार देखें, अब इन समीकरणों में भाग देते हैं एक दूसरे को, यानी कि W1 अपॉन W2, ठीक है ना, और इज इक्वल टू Z1 अपॉन Z2, ऐसा हो सकता है, और ये कहता है उनके तुल्यांक भारों के, तुल्यांक भार होता है बेटा इक्विवेलेंट वेट, ई 1 अपॉन 96,500 एफ फैराडे है ना, बटे में क्या आ जाएगा, ई अपॉन E2 अपॉन 96,500, तो यदि हम इसको देखेंगे तो 96,500 तो कट जाएगा, और ये क्या आएगा E1 अपॉन E2, यानी कि उनके तुल्यांक भारों के समानुपाती आ रहा है, तुल्यांक भारों के क्या आ रहा है, समानुपाती आ रहा है, जितनी मात्रा में क्या होंगे तुल्यांक भार होंगे उसी के समानुपाती आएंगे, ठीक है ना, तुल्यांक भारों के समानुपाती होता है। तो ये चीज हमें ध्यान रखनी होगी कि जो सेकंड नियम है वहां पर जो प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा होगी, सॉरी पदार्थ होगा, विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, लेकिन समान मात्रा में हमने विद्युत धारा प्रवाहित की और समान समय तक प्रवाहित की,
लेकिन यहाँ पर जो पदार्थ होंगे वो क्या होंगे, वो जो जमा होगा पदार्थ, इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुए पदार्थ, भिन्न भिन्न पदार्थ देखो भिन्न भिन्न पदार्थ की मात्राएं उनके तुल्यांक भारों के समानुपाती होगा। ठीक है ना, किसके समानुपाती होगा, उनके तुल्यांक भारों के समानुपाती होगा। तो ये ध्यान रखना होगा हमें फैराडे के द्वितीय नियम। ठीक है ना, कितनी मात्रा होगी, जितना उनका तुल्यांक भार होगा उसके समानुपाती होगा। तो इस प्रकार से हम इसको समझ सकते हैं कि कितनी मात्रा उसमें जमा होनी। ठीक है बेटा, ये क्लियर हुआ, दूसरा नियम क्लियर हुआ, किस प्रकार से जमा जी होगी, सर। है ना, कि किस प्रकार से वहां जमा होगी मात्राएं। ठीक है, तो इस प्रकार से यानी कि हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा कि जो W1 है इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि W1 अपॉन W2 इज इक्वल टू ये फॉर्मूला आ जाएगा लास्ट में E1 अपॉन E2। फिर डॉट डॉट का मतलब ये लिखा हुआ है कि आगे भी हो सकता है, 3 4 5 6 7 भी हो सकते हैं, यानी कि जो हमारे पास क्या होगा, पदार्थ की मात्रा होगी वो किसके समानुपाती होगी, वो उसके, ये लाइन याद रखनी है आपको, इलेक्ट्रोड पर, ठीक है ना, इलेक्ट्रोड, यहाँ तो ये याद रहेगा भिन्न भिन्न वैद्युत अपघट्य है ना, विलयन है, उनमें समान मात्रा में हमने विद्युत धारा प्रवाहित की, समान समय तक प्रवाहित की करने पर इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुए पदार्थ, इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुए पदार्थ मुक्त हुए भिन्न भिन्न पदार्थ की मात्राएं उनके तुल्यांक भारों के समानुपाती होगी, तुल्यांक भारों के समानुपाती होगा, यानी कि इस जो जितनी मात्रा होगी उसके तुल्यांक भारों के समान, अब जो हम अलग अलग लेंगे उसके आधार पर होगा। ठीक है ना, देखो समीकरण 2 और 3 में देखेंगे तो W इज इक्वल टू क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, E है, और E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z, और E किसके प्रोपोर्शनल है, Z के प्रोपोर्शनल है। ठीक है ना, यानी कि किसी पदार्थ का विद्युत रासायनिक तुल्यांक उसके तुल्यांक भार के समानुपाती होगा। यदि हम तुल्यांक देखेंगे, उसका रासायनिक तुल्यांक देखेंगे तो उसके तुल्यांक भार के समानुपाती होगा। तो ये हो गया बेटा। ठीक है ना, आधुनिक परिपाटी के अनुसार क्या है, तुल्यांक जो द्रव्यमान होता है को उपयोग नहीं किया जाता है, तुल्यांक जो द्रव्यमान होता है उसको उपयोग नहीं करते हैं। ठीक है ना, रासायनिक अभिक्रिया में रिडॉक्स अभिक्रिया जितने मोल इलेक्ट्रोड के आदान प्रदान होता है, ठीक है ना, जितने इलेक्ट्रोड क्या होंगे आदान प्रदान होंगे, उसी के आधार पर फैराडे के नियम को व्यक्त किया जा सकता है। तो ये था बेटा हमारे पास फैराडे का नियम, फैराडे का द्वितीय नियम किस प्रकार से होंगे। ठीक है ना, तो ये हो गया फैराडे का द्वितीय नियम। अब ये इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल भी आता है बेटा, और ये दोनों नियम बहुत इंपॉर्टेंट है, फैराडे का प्रथम नियम और फैराडे का द्वितीय नियम। क्लियर, इसके बाद आगे चलते हैं हम, जो तीसरा जो थर्ड ये पार्ट है बेटा, ये हमारे पास है बैटरियां। अब बैटरियों के बारे में जानते हैं, बैटरी होती क्या है। फैराडे के नियम तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना इससे, और अभी बताऊंगा मैं इनको। बैटरियां क्या होती है बेटा, कोई बता सकता है बैटरी। सर अधिकतर दो दो या दो से अधिक सेल के संयोजन को बैटरी कहते हैं। बिल्कुल ठीक है, यहाँ पर हमसे सिंपल कह सकते हैं, जब दो से अधिक सेल जुड़े होंगे, दो से अधिक सेल, और सेल पता है आप लोगों को, सेल तो हम जानते हैं, दो से अधिक सेल, जो दो से अधिक सेल होंगे तो उनको हम क्या कहेंगे, बैटरी कहेंगे, उनको क्या कहा जाएगा, बैटरियां कहेंगे। ठीक है ना, दो से अधिक सेलों को हम क्या कहते हैं, बैटरी कहते हैं। देखो बैटरियां भी क्या होती हैं, गैल्वेनिक सेल होती हैं, जो बैटरियां क्या होती हैं, जो बैटरियां होती हैं गैल्वेनिक सेल होती हैं, और देखो जिनमें क्या होता है, रिडॉक्स अभिक्रिया द्वारा विद्युत ऊर्जा उत्पन्न की जाती है। इसमें क्या होती है, रिडॉक्स अभिक्रिया होती है, रिडॉक्स का मतलब हो गया जिनमें क्या होता है, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन होता है। ठीक है ना, रिडॉक्स मीन्स रिडक्शन और ऑक्सीडेशन होता है। तो यहाँ पर यदि हम बैटरियों के बारे में देखेंगे तो इनमें रिडॉक्स अभिक्रिया होती है बेटा। रिडॉक्स का मतलब हो गया जिनमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन, रिडक्शन का मतलब होता है अपचयन, रिडक्शन का मतलब क्या हो गया, अपचयन, और दूसरा ऑक्सीडेशन का मतलब हो ऑक्सीकरण। गया उपचयन। ठीक है ना, अपचयन और उपचयन अभिक्रिया जिसमें होंगी उनको हम क्या बोलेंगे, रिडॉक्स अभिक्रिया कहेंगे, उनको क्या कहा जाएगा, रिडॉक्स अभिक्रिया। रिडॉक्स अपक्रिया। ठीक है ना, अपचयन और उपचयन। अपचयन क्या होता है बेटा, कोई बता सकता है, अभिषेक नाथ बताएगा अपचयन किसे कहते हैं।
कृष्णा बताओ तो बेटा अपचयन किसे कहते हैं? अरे तो बहुत गड़बड़ बात है, सारी कहानी हमने पढ़ ली। आयुष तुम बताओ बेटा। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रक्रिया को हम अपचयन कहते हैं, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना है। और जिसमें उपचयन क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रक्रिया। बिल्कुल, देने की प्रक्रिया है ना, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन देने की प्रक्रिया, जहां इलेक्ट्रॉन त्यागे जाते हैं, बस वो क्या हो गया? उपचयन हो। ये तो सिंपल चीज है बेटा, है ना। अब बैटरी देखो, बैटरी में क्या होता है, दो या दो से अधिक क्या होंगे? गैल्वेनिक सेल्स श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं, जिससे क्या होगा? विद्युत ऊर्जा प्राप्त की जा सकती है। जिससे क्या कर सकते हैं? विद्युत ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं, है ना। बैटरियां क्या होती हैं? एक अच्छी बैटरी के निम्न गुण हो सकते हैं। क्या अच्छी बैटरी हम किसको कहते हैं? जो वजन में हल्की हो, है ना। पूछ सकता है कि वो बैटरी के क्या क्या गुण हो सकते हैं, तो बैटरी के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं कि वजन में हल्की होनी चाहिए, ठीक है। इनके देखो, स्थिर वोल्टता के की विद्युत धारा दे दे सके, ऐसा नहीं कि विद्युत फ्लक्चुएट करे उनकी विद्युत धारा, है ना, कभी ज्यादा हो कभी कम हो। स्थिर विद्युत धारा, जैसे हमने कहा 2 एम्पियर तो 2 ही एम्पियर हो देने लगे, है ना। तो इस प्रकार से स्थिर विद्युत धारा, उसमें क्या होने चाहिए? स्थिर वोल्टता की विद्युत धारा दे, ठीक है ना। अधिक समय तक ऊर्जा दे, बैटरी वही अच्छी मानी जाती है जो ज्यादा लॉन्ग टाइम तक चले, ठीक है ना। और कम कीमत की हो और आकार छोटा हो। ये ये बैटरियों के गुण होने चाहिए। वजन में हल्का होना चाहिए उसको, ये हम चाहते हैं। स्थिर विद्युत वोल्टता क्या है? विद्युत धारा दे सके, और अधिक समय तक ऊर्जा दे सके, और कम कीमत हो और आकार में छोटा हो। तो ये हमारे पास क्या थी बेटा? बैटरियों की कुछ विशेषताएं हैं। अब बैटरियां दो प्रकार की होती हैं, और ये बैटरियों के जो प्रकार है बहुत पूछा जाता है। एक होता है प्राथमिक बैटरियां, और एक होता है द्वितीयक बैटरियां। द्वितीयक बैटरियां हैं संचायक बैटरियां, इनको क्या कहते हैं? स्टोरेज बैटरी भी कह सकते हैं इसको, संचायक बैटरी। इसका बहुत उपयोग किया जाता है। ये प्राथमिक बैटरी का उपयोग करते हैं हम लोग, ठीक है ना। प्राथमिक बैटरी और द्वितीयक बैटरी में किसी को अंतर पता है बेटा? कोई बता सकता है? इन बैटरियों के बारे में किसी को मालूम है क्या क्या हो सकते हैं बैटरियां? प्राथमिक बैटरियां कौन सी होती हैं और द्वितीयक बैटरियां कौन सी हो सकती हैं? जनरल आइडिया। केसव बेटा तुम्हें मालूम है? केसव रतुड़ी, जो प्राथमिक बैटरी है और द्वितीयक बैटरी है, इनमें कुछ आइडिया है? नो से नहीं है ना, कोई बात नहीं बेटा। कहाँ तक चला तुम्हारा कोर्स? लेंगे विद्युत अपघटनी सेल। अच्छा, विद्युत अपग्रेडेशन, है ना। चलो ठीक। देखो इसमें यदि हम देखेंगे तो प्राथमिक बैटरियां क्या है और द्वितीयक और संचायक बैटरियां क्या है। तो सिंपल, एक एक आप लोगों ने देखा होगा, एक सेल होता है जिसको हम चार्ज नहीं करते। जैसे चार्ज जैसे खत्म होता है, सेल खत्म हुआ, हमने फेंक दिया उसको, फेंक देते हैं उसको, यानी कि जो चार्ज नहीं होते सेल, वो उसको यदि हम देखेंगे, वो है प्राथमिक बैटरी के लगभग। बैटरी तो तय होगा ना, दो या दो से अधिक सेल होंगे, है ना। ऐसे ही बैटरी होगी जिसका हम उपयोग करेंगे, और उपयोग करने के बाद फेंक देते हैं, यानी कि रिचार्जेबल नहीं होती। तो वो प्राथमिक बैटरियां होती हैं, प्राइमरी बैटरी। और सेकेंडरी बैटरी क्या है? संचायक बैटरी। संचायक बैटरी का मतलब क्या हो गया? एक बार चार्ज करो, फिर दोबारा चार्ज करो, दोबारा चार्ज करो, है ना। तो ये होंगी द्वितीयक बैटरी, जो चार्जेबल बैटरियां होती, इनको चार्जेबल नहीं होती। चलो इनके बारे में पढ़ लेते हैं पहले, ठीक है। प्राथमिक बैटरी क्या होती है? इन बैटरियों में रासायनिक अभिक्रिया केवल एक ही दिशा में होती है। यदि रासायनिक रूप में देखेंगे तो एक दिशा में होगी, विपरीत दिशा में होगी नहीं। विपरीत दिशा में नहीं होगी तो इसका मतलब चार्ज नहीं होगी, है ना। इसमें पहली लाइन हमें लिखनी है कि इन बैटरियों में रासायनिक अभिक्रिया केवल एक ही दिशा में होती है। इन बैटरियों में क्या होगा? रासायनिक क्रिया केवल क्या होगी? एक ही दिशा में होगी। दूसरा, जब अभिक्रिया पूर्ण हो जाती है तो विद्युत उत्पादन बंद हो जाता है। बस जैसे अभिक्रिया पूरी हुई, उसके बाद विद्युत उत्पादन बंद हो जाता है, ठीक है ना। और इन देखो, इन अभिक्रियाओं को विद्युत धारा प्रवाहित करके विपरीत दिशा में नहीं करवाया जा सकता। इसमें विपरीत दिशा में नहीं करवाया जा सकता इन अभिक्रियाओं, ठीक है ना। अतः इन्हें पुनः चार्ज नहीं किया जा सकता। तो ये लाइन आपको याद होनी चाहिए। एक तो क्या होगा? पहली लाइन होगी रासायनिक अभिक्रिया केवल एक दिशा में होती है। प्राथमिक बैटरी में क्या होगा? रासायनिक अभिक्रिया केवल एक ही दिशा में होती है।
क्लियर? क्या कहा बेटा मैंने प्रियांशी? पहली लाइन क्या बताया? रासायनिक अभिक्रिया एक दिशा में होती एक दिशा में होती है ना। दूसरी जो लाइन है यदि में देखेंगे तो दूसरी लाइन कहता है कि जब जब अभिक्रिया पूर्ण हो जाती है तो विद्युत उत्पादन होना बंद हो जाता है। जब अभिक्रिया पूर्ण हो जाएगी उसके बाद विद्युत का उत्पादन बंद हो जाता है। क्या कहा बेटा मैंने सुषमा? दूसरी लाइन क्या कहा कि जब अभिक्रिया क्या हो जाएगी? अभिक्रिया पूर्ण हो जाएगी तो विद्युत विद्युत उत्पादन बंद हो जाता है। बिल्कुल, जैसे अभिक्रिया पूर्ण होगी उसके बाद विद्युत उत्पादन बंद हो जाएगा। पहली लाइन तो यही है, रासायनिक अभिक्रिया केवल एक दिशा में होती है ना। और दूसरी लाइन जब अभिक्रिया पूर्ण हो जाती है तो विद्युत उत्पादन बंद हो जाता है। ये दूसरी लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। पहली लाइन भी इंपॉर्टेंट, दूसरी लाइन। तीसरी लाइन में यदि देखेंगे कि इसमें क्या हो सकता है, देखो इन अभिक्रियाओं में इन अभिक्रिया को विद्युतीय धारा प्रवाहित करने की विपरीत दिशा में नहीं करवाया जा सकता है। यानी कि अभिक्रिया क्या होगी, अभिक्रिया विपरीत दिशा में नहीं करवाई जा सकती है ना। अभिक्रिया क्या नहीं हो सकती, विपरीत दिशा में नहीं करवाई जा सकती, धारा प्रवाहित करके विपरीत दिशा में नहीं करवाई जा सकती। यहाँ पर अभिक्रिया क्या होगी, विद्युतीय धारा प्रवाहित करके विपरीत दिशा में नहीं करवाई जा सकती। क्या कहा बेटा वंदना? क्या कहा? अभिक्रिया विद्युतीय धारा प्रभावित करके विपरीत दिशा में नहीं करवाया जा सकता। बिल्कुल ठीक है ना। और इन्हें पुनः चार्ज नहीं किया जा सकता है। इन्हें पुनः क्या नहीं कर सकते हैं, चार्ज नहीं किया जा सकता है, ठीक है ना। क्या कहा राहुल? सर इन्हें पुनः चार्ज नहीं किया जा सकता। बिल्कुल, ये है बेटा प्राथमिक बैटरी। इतने गुण होते हैं उसके अंदर, ठीक है ना। रासायनिक अभिक्रिया क्या होगा, एक दिशा में होगी, अभिक्रिया पूर्ण होने पर विद्युत बंद हो जाएगा। उसके बाद विद्युत धारा, यदि हम अभिक्रिया को विद्युतीय धारा प्रवाहित करके विपरीत दिशा में क्या नहीं कर सकते हैं, अभिक्रिया नहीं करवा सकते हैं और इन्हें पुनः चार्ज नहीं किया जा सकता। तो इस लाइन को हम याद रख सकते हैं कि किस प्रकार से ये अभिक्रिया होती है ना। प्राथमिक बैटरी की जो घरों में हम प्रयोग करते थे सेल, उनसे बनी हुई बैटरी, एक बार यूज किया उसके बाद फेंक दिया, ठीक है ना। और ये देखो उदाहरण के लिए हमारे पास है शुष्क सेल है, शुष्क सेल हो गया, लैक्लान सेल हो गया, है ना। शुष्क ये कहते हैं शुष्क सेल और मरकरी सेल। जैसे आप लोगों ने घड़ी में लगाए हुए सेल होते हैं, घड़ी में छोटा सा सेल लगता है, ठीक है ना, उसको लगाते हैं, फिर उसके बाद जैसे वो खत्म हो जाता है उसको निकाल कर फेंक देते हैं, दूसरा सेल लगाया जाता है ना। मोबाइल पे तो कौन सी वाली होती है, सेकेंडरी बैटरियां होती है, ठीक है ना। जो घड़ी में हम यूज करते हैं वो क्या होता है, प्राथमिक सेल होता है, ठीक है। अब तो चार्जेबल घड़ियां आ रही हैं जिनको चार्ज किया जाता है ना, जिससे जो हाथों में बैंड्स लगाए जाते हैं, तो उनमें क्या है, कौन सी बैटरी है? द्वितीय है सर होगी। बिल्कुल, वो द्वितीय प्रकार की बैटरी है ना। इसमें पता प्राथमिक का सीधे शुष्क सेल क्यों आ गया, ठीक है ना। अब दूसरी जो बैटरी है बेटा, द्वितीय बैटरियां कौन कौन सी हो सकती है? देखो द्वितीय बैटरी को यदि हम देखेंगे, ये हमारे पास द्वितीय बैटरी होती है जिसको हम शुष्क सेल भी कह सकते हैं। देखो लेक्लान सेल पर आधारित, और ये देखो यह सेल क्या होगा, जिंक धातु का बना एक सिलेंडर होता है जिस पर एनोड कार्य करता है। और दूसरा इसमें है, इसके मध्य क्या होगा, इसमें थोड़ा सा मुझे लग रहा है गड़बड़ी तो नहीं होगी, ठीक है ना, उस प्रकार के पॉइंट्स नहीं है इसमें। द्वितीय जो प्रकार की बैटरी होगी, ये प्राथमिक प्रकार की बैटरी है ना। ये सब प्राथमिक बैटरी का उदाहरण है ना। जैसे शुष्क सेल है, लैक्लान सेल है ना। यह ये क्या होगा, एक गोलाकार जिंक धातु का बना होता है, ठीक है ना। और जो एनोड का कार्य करता है, जैसे बाहर से देखोगे ऐसे, जो प्राथमिक बैटरी में देखोगे ये गोलाकार ऐसे बना होता है ना। और गोलाकार का मतलब इस प्रकार से बनाया हो सकता है ना, ऐसे। और इसके बाहर जो है जिंक का बना होता है, एक धातु का बना होता है, ठीक है ना, जिसको हम एनोड कहते हैं, ठीक है ना। इसके मध्य क्या होता है, ग्रेफाइट की एक छड़ होती है। जैसे आप लोगों ने सेल को तोड़ के देखा होगा, सेल को तो देखा तोड़ करके, बीच में ग्रेफाइट की छड़ होती है जी सर। ऐसे, है ना। और ग्रेफाइट की छड़ होती है देखो, जो कैथोड का कार्य करेगी। यदि हम सेल के बारे में देखें, है ना, सेल को तोड़ के देख लेना, जो पहले मोटे सेल आते थे अब तो बहुत पतले पतले आने लग गए, है ना।
पहले तो बड़े बड़े आते थे, रेडियो पे इतना मोटा सेल लगता था। अब उस सेल को यदि देखेंगे तो बाहर जो गोलाकार है जिंक का बना हुआ है, ये वाला जिंक का बना हुआ है। ये प्राथमिक बैटरी के बारे में बता रहा है। सिलेंडर है और इसको हम एनोड की तरह काम करते हैं। क्या तरह करेगा, एनोड की भांति काम करेगा। और इसके मध्य एक ग्रेफाइट की छड़ होती है जो कैथोड की तरह काम करेगी। एक कैथोड है ना। एक ही सेल के देखते हैं, पहले प्राइमरी सेल के बारे में देखते हैं जो कैथोड की तरह काम करती है। जो ग्रेफाइट छड़ होती है के पास जो है कार्बन व मैग्नीशियम ऑक्साइड का चूर्ण गीला पेस्ट भरा रहता है। यहाँ पर जो भरेंगे एक पेस्ट भरा रहता है, किसका, MnO और प्लस कार्बन का, ठीक है ना। गीला पेस्ट इसमें भर देता है ऐसे। यदि खोलो कभी तोड़ना उस सेल को जो यूज हो चुका है, तो उसके अंदर आपको इस प्रकार से दिखाई देगा, ठीक है ना। अब देखो ये कह रहा था पात्र, जो पात्र है जिंक धातु का सिलेंडर है कि दीवारों के मध्य NH4Cl और ZnCl2 का गीला पेस्ट भरा रहता है। इनके मध्य भी क्या होता है, यदि यहाँ इनकी दीवारों में देखेंगे यहाँ पर क्या होगा, गीला पेस्ट भरा जाता है। किसका, देखो यदि हम ऐसे सेल को देखेंगे बेटा, सेल के इस प्रकार से होते, देखो है एक्यूरेट बता देता हूँ। पहले ये हो गया, ये बाहर जिंक का हो गया, अंदर एक क्या होता है, एक रॉड होती है ग्रेफाइट की, ठीक है ना, जिसके ऊपर एक टोपी जैसे लगाई रहती थी, ऐसे पीतल की टोपी ऐसे है ना। और यहाँ पर क्या किया जाता है, इसके ठीक दो पार्ट किए जाते हैं। एक पार्ट में तो मैग्नीज ऑक्साइड MnO और साथ साथ में कार्बन का पेस्ट जो इसके नजदीक है ग्रेफाइट के। और इसके बाद ये जो पेस्ट इधर भरा जाता है, ये दूसरा है NH4Cl। कौन सा भरा जाता है, NH4Cl प्लस ZnCl2 या दूसरा ZnCl2 का। यहाँ क्या है, यहाँ पर जो अंदर पेस्ट भरा गया, ये भरा गया था MnO और प्लस कार्बन का, ये पेस्ट भरा गया, ठीक है ना। गीला पेस्ट इनमें भर दिया जाता है। यहाँ दूसरा पेस्ट है और बाहर दूसरा पेस्ट है ना। दीवारों के मध्य पर गीला पेस्ट किया जाता है। सेल के चारों ओर की जो दीवारें हैं उनको विद्युत रोधी करने के लिए मोटे कागज का आवरण लगाया जाता है। इसको विद्युत रोधी बनाने के लिए यहाँ मोटा कागज लगाया जाता है। अब तो क्या होता है, लीक प्रूफ आते हैं तो आप बहुत सारे अलग चीजें यूज करते हैं इसके लिए, ठीक है ना। इसके चारों ओर इस प्रकार से लगाया जाता है, ठीक है ना। ये हो गया हमारे पास, इसके चारों ओर कागज का दीवार बनाई जाती है, ठीक है। इसके बाद यदि हम और देखेंगे विद्युत रोधी बनाने के लिए, है ना, इस सेल को विद्युत परिपथ जोड़ने से जिंक इलेक्ट्रॉन क्या करता है, जो जिंक होगा इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, ठीक है ना, और आयनों में बदलता है, ठीक है ना। ये इलेक्ट्रॉन बाह्य परिपथ से होकर के कैथोड द्वारा ग्रहण कर लिए जाते हैं, और कैथोड द्वारा क्या किया जाते हैं, ग्रहण कर लिए जाते हैं, ठीक है ना। और देखो कैथोड पर NH4 प्लस आयन इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके उदासीन हो जाता है। यहाँ MnO2 का भी अपचयन होता है। देखो यदि हम कैथोड पर देखेंगे तो कैथोड पर, एनोड पर क्या होता है, एनोड पर जिंक ने क्या किया, जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन दिए और Zn2 पॉजिटिव बना दिया। और ये इलेक्ट्रॉन जो गए बेटा, ये इलेक्ट्रॉन निकले यहाँ से इस जिंक से, है ना, ये इलेक्ट्रॉन क्या किए, अमोनिया ने ग्रहण किए, अमोनियम बोलते बेटा इसको, है ना। तो अमोनियम ने ग्रहण किए और इस मैग्नीज ऑक्साइड से, और इस प्रकार से इसने अमोनिया बना दिया और साथ साथ में H2O बना, ठीक है ना। इस प्रकार से क्रिया होती है। और ये देखोगे तो इसमें बनी हुई अमोनिया गैस होती है और Zn2 पॉजिटिव आयन क्या हो जाते हैं, अवशोषित होकर के ये बना लेते हैं, ठीक है ना। ये क्रिया होती है इसके अंदर। अब इस ड्राई सेल के क्या दोष हो सकते हैं, जो प्राथमिक सेल हमारे पास है, देखो इसमें ये इसके दोष कुछ हैं। ये कहता है कि इनमें NH4Cl की अम्लीय प्रकृति के कारण जब सेल का कार्य में नहीं ले रहे होते हैं, तब क्या होता है, सेल की जिंक की दीवार संधारित्र होती है, ठीक है ना, और जिससे दीवारों में छेद हो जाते हैं और क्या होगा, रासायनिक यौगिक विद्युत धारा रिस करके बाहर आने लगती है। देखा होगा आप लोगों ने, पहले जो सेल होते थे, यदि हमने इस सेल का प्रयोग नहीं किया, मान लीजिए इस सेल का हम क्या नहीं करते थे, उपयोग नहीं करते थे, तो कुछ टाइम बाद ये लीक हो जाता था, यहाँ से ये दीवार फट जाती थी, है ना, क्योंकि जिंक क्या हो जाता था, अम्लीय प्रकृति के कारण क्या होगा, जब सेल कार्य नहीं करेगा तो उसकी जो तब क्या होगा, जिंक की जो दीवारें होती है संक्षारित हो जाती थी, ठीक है ना, और इनमें छेद होकर के लीक हो जाता था। इसलिए पहले कागज वाले आते थे, अब क्या कर दिया उन्होंने, स्टील बाहर से बिल्कुल मजबूत सा क्या लगा देते हो, लोहे की
परत टाइप की लगा देते हैं ताकि लीक प्रूफ कहते हैं उसको सेल को, है ना। पहले कागज लगा हुआ आता था इस सेल में, अब नहीं आते, अब बहुत कम दिखाई नहीं देते, ठीक है। तो लीक हो जाते थे और लीक होने से क्या हो जाता रिस जाता था, और इसे रोकने के लिए जिंक की दीवार को धातु की पतली चादर से कवर कर दिया जाता, ठीक है ना। पतली चादर से इसको कवर कर धातु की दीवार, ठीक है ना, जो अक्रिय होती हैं, और इसे लीक प्रूफ सेल भी कहते हैं, ठीक है ना। अब लीक प्रूफ सेल बनाया जाता है और उसकी दीवार में कौन सा है, देखो जिंक की दीवार में पतली चादर से कवर किया जाता है ना, और जो अक्रिय होती है और लीक प्रूफ बनाने, देखो बेटे इन सेलों का जो हम देखेंगे कितने वोल्ट के होते हैं, यहाँ पर देखेंगे इन सेलों में 1.25 वोल्ट से लेकर के और 1.5 वोल्ट की जो है क्या है विद्युत धारा स्थिर रूप से प्राप्त होती है, या तो इतने से लेकर के इतने तक। देखा होगा आप लोगों ने कितने 1.5 वोल्ट लिखा रहता है, सेल को आज चेक करना, ठीक है ना, उसमें लिखा होगा 1.5 वोल्ट। अब मरकरिक सेल होता है, ये भी प्राथमिक सेल के अंतर्गत आता है, ठीक है ना। ये नए प्रकार के सेल होते हैं, ठीक है ना, आप लोगों ने देखे होंगे, ये एक नए प्रकार के सेल हैं जिनका उपयोग क्या होता है, छोटे विद्युत उपकरणों जैसे माना सुनने वाली मशीन, जो कान में सुनने वाली मशीन होती है, घड़ी होती है, कैलकुलेटर होता है, कैमरा होता है, इन सब में उनका प्रयोग किया जाता है, जो घड़ियों में किया जाता है ना। जैसे आप लोगों ने ईयरफोन लगाए रहते हैं ब्लूटूथ वाले, तो उसमें भी क्या होता है, एक प्रकार का सेल है, भले वो सेल नहीं, वो रिचार्जेबल होता है, वो बैटरियां होती है ना, पर इस टाइप के छोटे छोटे सेल जो घड़ी में प्रयोग करते हैं हम लोग, है ना, इनमें एनोड जिंक धातु और क्या होगा कैथोड ग्रेफाइट का होता है, ठीक है ना। मरकरी से छोटे छोटे सेल, इतने छोटे वाले सेल बटन जैसे सेल होते हैं, है ना। दोनों इलेक्ट्रोडों के मध्य जो है देखो HgO और KOH का गीला प्लस बना रहता है, ठीक है ना। इसमें वैद्युत अपघट्य का कार्य करता है, ठीक है ना। जो सरंध्र कागज ये वैद्युत अपघट्य जिंक इलेक्ट्रोड का से अलग रखता है, जिंक इलेक्ट्रोड से क्या करता है उसको अलग रख लेता है। ये रासायनिक अभिक्रिया होती है बेटा इसमें, ठीक है ना, सेम कंडीशन उसमें इस टाइप की होती है, और इस सेल में पूर्ण अभिक्रिया के दौरान आयनों की सांद्रता में कोई परिवर्तन नहीं होता है, यहाँ पर सांद्रता में कोई परिवर्तन नहीं होता, ठीक है ना। अतः यह सेल समाप्त होने पर लगातार तक, जब तक वो समाप्त न हो जाए, 1.35 वोल्ट स्थिर विद्युत धारा देता है। तो ध्यान रखना मरकरी जो सेल होगा उसका होगा 1.35, और जो सिंपल हमने सेल पढ़ा 1.25 से लेकर के कितना होता है 1.5 वोल्ट तक होता है, ये ध्यान रखना, ये अलग अलग है ना। इस सेल का उपयोग में आने के बाद इसे खत्म करना चाहिए कि प्रदूषण न हो, ठीक है ना, इससे प्रदूषण होने की संभावना है, क्योंकि मरकरी यौगिक तीव्र विषाक्त होता है, ये जहरीला होता है बेटा, जो मरकरी होता है वो जहरीला होता है, इसको हम मरकरी सेल भी कहा जाता है, ठीक है ना। अब हमारे पास द्वितीयक सेल, जिसको हम द्वितीयक बैटरी कह सकते हैं, ठीक है ना, द्वितीयक सेल भी कहा जाता है इसको। तो द्वितीयक सेल क्या होता है, सेल है बैटरियां, सेल तो एक हो जाएगा और बैटरी क्या होंगी एक या एक से अधिक, जब दो या दो से अधिक जुड़ जाएंगे आपस में, है ना। तो देखो अब देखो जो द्वितीयक बैटरी है क्या किस प्रकार से हो सकती है, द्वितीयक बैटरी भी लिख सकते हैं उसको, है ना, ये बैटरी हो सकती है। तो द्वितीयक बैटरी में क्या होगा, इसमें क्या होगा, इस प्रकार के जो सेल होंगे, ठीक है ना, ये बैटरियां होंगी, इन सेलों में रासायनिक क्रिया दोनों तरफ होती है। पहले वाले में क्या था, प्राथमिक में क्या होता था, एक ही तरफ होती थी। इसमें यदि हम द्वितीयक वाले में देखेंगे तो द्वितीयक वाले में क्या होंगी, जो रासायनिक अभिक्रिया है वो दोनों तरफ हो रही है, ठीक है ना। फॉरवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शन, जैसे सेल खत्म हो जाता है, जैसे हमने गैल्वेनिक सेल को पढ़ा था, तो गैल्वेनिक सेल में हमने क्या किया था, जैसे पढ़ा था कि इसको हम क्या कर सकते हैं, जैसे रिचार्ज खत्म, फिर हम इसको आवेश देते थे, ये अभिक्रिया विपरीत दिशा में चलती थी, फिर ये आवेश इस तरफ आते थे, इधर ऑक्सीडेशन इधर रिडक्शन होने लग जाता था, विपरीत दिशा में होती थी, है ना। फिर वो चार्ज होने के बाद फिर हम उसको यूज करते थे। तो इनमें क्या होगा, इनमें क्रिया कारक, जो क्रिया कारक होते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्रिया कारक मतलब होता है बेटा अभिकारक, ठीक है ना। अभिकारक जो अभिक्रिया करने वाले, अभिक्रिया से अभिकारक से उत्पाद बनता है, प्रोडक्ट बनता है, और यहाँ पर क्या होगा कि अभिकारक से प्रोडक्ट तो बनता है, लेकिन प्रोडक्ट से फिर अभिकारक बनता है, यदि हम रिचार्ज करते हैं, इसको आवेश देते हैं, तो ये फिर वापस आता है अभिकारक में। तो ये दोनों तरफ होती है। तो पहला इसकी लाइन याद रखनी है कि इस प्रकार की जो बैटरियां होती हैं, रासायनिक अभिक्रिया दोनों तरफ होती है,
ठीक है ना। और इनमें क्या होगा, वहां तो अभिक्रिया बंद हो जाती थी, लेकिन ये कह रहा है क्रिया कारक से उत्पाद बनते हैं तो विद्युत ऊर्जा प्राप्त होती है। यहाँ पर क्या होगा, जैसे अभिकारक से क्या होगा, उत्पाद बनते हैं तो उससे क्या होगा, विद्युत ऊर्जा प्राप्त होगी। जब क्रिया कारक पूर्ण रूप से उत्पाद में बदल जाता है तो ऊर्जा देखो, विद्युत ऊर्जा प्राप्त होनी बंद हो जाती है। जैसे माना हमने क्या किया, उसको देखा कि अब इसके बाद यूज करते रहे, लेकिन एक समय ऐसा आ जाता है कि अब उत्पाद में बदल जाता है, पूरा जितना अभिकारक है वो पूरा किस में बदल गया, उत्पाद में बदल गया। उससे अब क्या हो गया, विद्युत ऊर्जा जब प्राप्त होनी बंद हो जाती है तो बैटरी क्या हो जाती है, डिस्चार्ज हो जाती है। उसको बोलते हैं बेटा बैटरी डिस्चार्ज होना। ठीक है ना, बैटरी क्या हो गई, डिस्चार्ज हो गई। अब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करके उत्पाद को पुनः जो है क्रिया कारक में बदलते हैं। जैसे उत्पाद है ना, उत्पाद बन गया पूरा का पूरा, इसको फिर विद्युत धारा आवेश देते हैं और इसको किसको, अभिकारक। तब क्या करते हैं हम लोग, जैसे हमने देखा कि हमारे मोबाइल की बैटरी है, हमने देखा वो पूरी तरह डिस्चार्ज हो गई, अब मोबाइल जीरो पे आ गया, बंद हो गया। ठीक है ना, फिर हम क्या करते हैं, उसको विद्युत धारा देते हैं, विद्युत आवेश देते हैं। तो उस समय क्या हो रहा होता है, उस समय जो उत्पाद बनता है, उत्पाद से फिर अभिकारक बनते हैं। उस समय क्या, जब हम बिजली को देते हैं, इसको बिजली देने के बाद जो बैटरी, मोबाइल बैटरी देते हैं, तो उससे क्या होता है, जो उत्पाद होते हैं बेटा, उनसे क्या बनता है, अभिकारक बनते हैं। ठीक है ना, उत्पाद से क्या बनता है, अभिकारक बनता है। देखो ये ध्यान रखना आप, ठीक है ना, इस वाले में। तो ये क्या करता है, इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करने पर क्या होगा, उत्पाद से क्या होगा, पुनः क्रिया करके क्रिया कारकों में बदलते हैं और बैटरी क्या हो जाती है, पुनः आवेशित हो जाती है। ठीक है ना, और ये उदाहरण है लेड स्टोरेज सेल, निकिल कैडमियम स्टोरेज सेल। ठीक है ना, ये इनके उदाहरण है। ठीक है ना, इनके नाम है। जैसे आप लोगों के मोबाइल में जो लगी रहती है वो निकिल कैडमियम बैटरी लगी रहती है, स्टोरेज सेल लगे रहते हैं, है ना, निकिल कैडमियम। तो ये इनके नाम है, निकिल कैडमियम स्टोरेज सेल और दूसरा है लेड स्टोरेज सेल। ये दो प्रकार है। ठीक है ना। अब देखो बेटा, लेड स्टोरेज सेल या सीसा संचायक बैटरी या हम कह सकते हैं इसको। ठीक है ना, इनका प्रयोग कहाँ पर होता है, देखो इन बैटरियों का जो उपयोग है, इन बैटरियों का उपयोग मोटर गाड़ियों में किया जाता है। जो मोटर गाड़ियां होती हैं, आगे देखा होगा आप लोगों ने, बहुत काली बैटरी होती है, बड़ी सी ऐसी। ठीक है ना, ऐसे दो 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 करके ऐसे लगे रहते हैं उसमें ऊपर, और इनको ऐसे कनेक्ट किया रहता है, ऐसे करके फिर ऐसे करके फिर ऐसे करके ऐसे जुड़े हुए रहते हैं, है ना। इस प्रकार से बैटरियां जुड़ी रहती है। या आप लोगों ने सोलर बैटरियां देखी हो, सोलर सिस्टम में जो बैटरियां लगी रहती हैं वो इसी प्रकार से बनी होती है। ठीक है, इस टाइप से हमारे पास बैटरियां बनी रहती है, ऐसे लगा, उसके ऊपर ऐसे दो, है ना। या इन्वर्टर की बैटरियां देखी होंगी, नहीं है तो हमारे स्कूल में इन्वर्टर की बैटरी है, उससे हम देख सकते हैं। ठीक है, तो जो बैटरियां होती हैं वो इस प्रकार से होती हैं। अब दो प्रकार की, या नीचे जो हमारे वर्चुअल क्लासेस में है उनमें जो लगी बैटरियां हैं। ठीक है, तो इन बैटरियों का उपयोग क्या होता है, मोटर गाड़ियों में किया जाता है। ठीक है ना, और बहुत सारी जगहों पर इनका उपयोग हो सकता है। ये द्वितीयक प्रकार की बैटरियां होती हैं। इन्हें निरावेशित होने पर पुनः आवेशित किया जा सकता है। एक बार इनका आवेश खत्म हो जाए फिर इनको आवेशित किया जा सकता है। ठीक है ना, इस प्रकार की, इस प्रकार के एक सेल में, एक सेल, जब एक सेल देखोगे से 2 वोल्ट विद्युत धारा प्रवाहित होती है। देखा होगा आप लोगों ने, जो ये बैटरियां होती है वो 12 वोल्ट की होती है, 12 वोल्ट, 6 वोल्ट, इस प्रकार से। लेकिन यदि क्या है बेटा, 6 वोल्ट की है, मान लीजिए 6 वोल्ट की है, तो 6 वोल्ट में देखोगे 2, 4 और 6, उसमें देखोगे तो इस प्रकार के ऐसे बने होंगे। एक, ये यहाँ पर बीच में एक एक, एक सेल है, तो ये एक सेल क्या है, ये 2 वोल्ट का है, ये दूसरा सेल है 2 वोल्ट का। आज आप जब स्कूल में आओगे तो देखना इसको। ठीक है ना, तो जो 6 वोल्ट का होगा तो इसमें इस प्रकार से एक सेल क्या होगा, 2 वोल्ट का होगा, और ये दूसरा, ये 2 वोल्ट हो गया, 2 वोल्ट हो गया, 2 वोल्ट हो गया, तो ये 6 वोल्ट की बैटरी हो गई। इसमें कितने इस टाइप से लगे होंगे। ठीक है ना, या आपके पास हो सकता है इसमें 6 वोल्ट के इस टाइप से लगे होंगे। ठीक है ना, अतः 3 या 6 सेल इसके श्रेणी क्रम में जुड़े होंगे, 3 होंगे या 6 सेल भी हो सकते हैं। यहाँ पर कितने हो सकते हैं, 6 सेल भी हो सकते हैं, इसके अंदर 6 सेल लगे होंगे। तो इस प्रकार से 6, यहाँ पर क्या आएंगे, 3 या 6 सेल की श्रेणी क्रम में जुड़े रहते हैं। यदि 3 सेल के जुड़ेंगे तो 6 वोल्ट की, और 6 सेल जुड़े होंगे तो 12 वोल्ट की
ऊर्जा प्राप्त हो जाती है। ये तो 6 वोल्ट की आती है बैटरियां, या 12 वोल्ट की आती है। आप 5 वोल्ट की नहीं देखोगे, 4 वोल्ट की नहीं देखोगे, ये आती है 6 वोल्ट या 12 वोल्ट में, है ना। इनमें एनोड क्या होता है, लेड होता है। एनोड क्या होता है इसमें, लेड होता है। ध्यान रखना है लेड। इसमें, लेड का बना होता है एनोड, ठीक है ना। और देखो बेटा, लेड और एसबी मिश्र धातु की जाली से महीन चूर्ण इसमें क्या होता है कि महीन चूर्ण किया जाता है और इसको स्पंजी लेड भरा जाता है, ठीक है। कैथोड के रूप में क्या होगा, कैथोड के रूप में पीबीएसबी की जाली बनी होती है और पीबीओ2 का महीन चूर्ण इसमें भरा जाता है, ठीक है ना। हम इस बैटरी को देख लेंगे। इन इन कैथोड और एनोड अनेक प्रकार की प्लेटें जो है इसके एकांतर क्रम में व्यवस्थित होती हैं। कैथोड और एनोड अंदर यदि देखोगे तो ऐसे जाली टाइप बने रहते हैं, ऐसा पूरा जाला बना रहता है। तो कैथोड और एनोड अलग अलग प्रकार से व्यवस्थित होते हैं, ठीक है। इनके मध्य क्या होता है, सरंध्र, प्लास्टिक फाइबर ग्लास सीट लगी रहती है। इसमें प्लास्टिक फाइबर ग्लास भर देते हैं अंदर, ठीक है ना। और ये सभी प्लेटें देखो, ये सभी प्लेटें तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, देखो बेटा यहाँ पर इसमें क्या भरा रहता है, जो बैटरी वाला होता है इसमें 38% सल्फ्यूरिक एसिड होता है। कितना परसेंट, 38%। जब हम बैटरी में भरा रहता है तो इस बैटरी में सल्फ्यूरिक एसिड भरा रहता है 38%। और घनत्व तो होता है बेटा इसका 1.30 ग्राम सीसी इसमें डूबी रहती है। ये इसका रेशियो होता है। इतनी मात्रा में हम उसको क्या करते हैं, बैटरी बनाते हैं, ठीक है ना। इन तनु सल्फ्यूरिक एसिड। देखो बेटा, जो सख्त रबर और प्लास्टिक के पात्र में होता है, ये तो रबर का हो गया, बैटरी रबर की होंगी या प्लास्टिक की होंगी, ठीक है ना। लोहे की बैटरियां नहीं होती, वो मैंने बताया था आपको, ठीक है ना। और सल्फ्यूरिक अम्ल के, देखो यहाँ जो है सल्फ्यूरिक अम्ल क्या होगा, विद्युत अपघट्य की तरह कार्य करता है। जो विद्युत अपघट्य की तरह क्या करेगा, सल्फ्यूरिक अम्ल। यदि बैटरियों में पूछा जाए बैटरियों में कौन सा विद्युत अपघट्य होता है, तो हम कह सकते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है ना। उसके बाद है बेटा इसमें बैटरी के डिस्चार्ज होते समय अर्थात विद्युत धारा देते समय सेल की निम्न अभिक्रियाएं संपन्न होती है। सीखोगे कौन कौन सी अभिक्रियाएं, देखो यहाँ पर इस प्रकार से हो सकती है। ये सेल अभिक्रियाएं बेटा, जैसे पीवी ने क्या किया, SO4 से अभिक्रिया की, क्योंकि सल्फ्यूरिक अम्ल है ना, H2SO4 है, तो यहाँ सल्फेट आयन भी होंगे 2 नेगेटिव चार्ज वाले। तो ये जो 2 नेगेटिव चार्ज है और यहाँ पर 2 पॉजिटिव बन जाएगा, दो भागों में टूट जाता है, 2 पॉजिटिव बन जाएगा, है ना। तो देखो सल्फेट आयन क्या करेगा, लेड से अभिक्रिया करता है, लेड सल्फेट बना देता है। ये होती है एनोड पर अभिक्रिया और 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं। फिर कैथोड पर क्या होगी, जो PbO2 है, ठीक है ना, PbO2 सल्फेट आयन से अभिक्रिया करके 4H से, ये देखो जो ये वाले H है, ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ले रहा था और ये क्या बना देगा, इस प्रकार से आ जाएगा, है ना। लेड सल्फेट प्लस H2O निकल जाएगा। फिर संपूर्ण अभिक्रिया को हम देखेंगे तो इस प्रकार से हो सकती है, ये सारी अभिक्रिया, है ना। अतः बैटरी डिस्चार्ज होते समय सल्फ्यूरिक अम्ल समाप्त होता है जाता है, जिससे इसका घनत्व कम हो जाता है, ठीक है ना। जब घनत्व क्या होगा, 1.3 सेंटीमीटर, सॉरी 1.20 सेंटीमीटर हो जाता है, तो बैटरी को चार्ज करने की आवश्यकता होती है। तब हमें चार्ज करने की आवश्यकता होती है। जब क्या होगा, बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है तो दोनों इलेक्ट्रोडों पर PbSO4 जमा हो जाता है, दोनों इलेक्ट्रोडों पर, ठीक है ना, जमा हो जाता है। और बैटरी को चार्ज करते समय विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं और सेल क्या होते हैं, डिस्चार्ज के विपरीत अभिक्रिया करते हैं। और जो निम्न प्रकार, अब जब विपरीत अभिक्रिया करेंगे तो इस प्रकार से हो जाएगा। देखो जो लेड सल्फेट जमा हो गया, इनमें लेड सल्फेट बन रहा था, दोनों क्रियाओं में लेड सल्फेट बन रहा था। अब बैटरी हो गई डिस्चार्ज, लेड सल्फेट, देखो ये लेड सल्फेट हुआ। अब हमने क्या दिया उसको, विद्युत धारा दी थी। देखो बेटा ये इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन के रूप में हम विद्युत धारा देते हैं, तो ये फिर क्या करता है, लेड बन जाता है और सल्फेट आयन बन जाता है। फिर वापस ये देखो ये बन गया, अभिकारक बन गया। फिर यहाँ देखो लेड सल्फेट 2s2 के साथ, ठीक है ना, ये PbO2, देखो PbO2 बना, ठीक है ना, सल्फेट आयन बने, 4H बन गया, ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो गई। और लास्ट में फिर ये अभिक्रिया हो जाती है, फिर बैटरी चार्ज हो जाती है। चार्ज होने के बाद फिर हम इस प्रकार बैटरी पुनः चार्ज हो जाती है और विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है, ठीक है ना। तो ये है बेटा, ठीक है ना। अतः बैटरी को बार बार काम में आती रहती है, इसको बोलते हैं बेटा सीसा संचायक सेल को निरूपित किया जा सकता है। ये देखो, ये हमारे पास
सीसा संचायक सेल है, ये है सीसा संचायक सेल। यदि आप चाहो तो इसको स्क्रीनशॉट खींच लो। यहाँ सल्फ्यूरिक अम्ल से इस प्रकार से बनते, दो ये हमारे पास बने हुए हैं, बीच में जुड़े हुए हैं, है ना। और सीसा संचायक सेल का उपयोग पुनः चार्ज करते समय लेड सल्फेट के जो क्रिस्टल पुनः पीबी और पीबीओ2 में नहीं बदल पाते हैं, वो क्या होता है, उन्हें जमा करता है, और जिससे सेल की क्षमता क्या होती है, समय के साथ साथ घटती रहती है, और उसके साथ समय के साथ साथ इसकी क्षमता घटती रहती है। विशेषता क्या होती है, इस सेल को हम बार बार उपयोग में लाया जा सकता है। सेल की दक्षता बहुत अधिक होती है, 80% होती है। इस सेल में की आयु 2 या 3 साल होती है। 2-3 साल क्या, इसमें 4, 5, 6, 7 साल तक भी हो सकती है बेटा, है ना, जो हमारे पास। अब देखो इसी प्रकार का एक सेल हमारे पास है, यह है निकिल कैडमियम बैटरी। निकिल कैडमियम बैटरी, है ना, ये द्वितीय प्रकार की बैटरी है। इसके देखोगे, यदि यहाँ पर देखें बेटा, 1.4 वोल्ट होता है, इसकी धारा इससे प्रवाहित की जाती है। इसका उपयोग फोन हो गया, पेजर हो गया, मोबाइल में किया जाता है। ये हमारे पास होती है निकिल कैडमियम बैटरी, है ना। और इसमें देखोगे, इसमें कैडमियम एनोड होता है, और निकिल ऑक्साइड क्या होगा, धातु जाली बनी रहती है जो कैथोड का कार्य करेगी, ठीक है ना, इसलिए इसको निकिल कैडमियम। देखो यहाँ निकिल भी है और कैडमियम भी है, इससे बनती है बैटरी, है ना। इसमें विद्युत अपघटन क्या होता है, KOH होता है, और डिस्चार्ज के दौरान अभिक्रिया होती है, अभिक्रिया होती है, ठीक है ना। डिस्चार्ज से बने उत्पाद को, जो डिस्चार्ज होने के बाद जो उत्पाद बनते हैं वो ठोस होते हैं, है ना, इलेक्ट्रोड पर जमा हो जाते हैं। चार्ज करने पर अभिक्रिया विपरीत दिशा में चली जाएगी, विपरीत दिशा में चली जाएगी तो डिस्चार्ज के दौरान कोई गैस बाहर नहीं आ पाती। इसमें कोई गैस क्या नहीं होती है, बाहर नहीं आती है ना, सील बंद होता है बिल्कुल। जैसे देखा होगा आप लोगों ने, बैटरियां होती हैं तो बहुत सील बंद होती है, कोई गैस इसमें से बाहर नहीं आती। तो इस प्रकार से क्या बेटा, हमारे पास प्राथमिक बैटरियां और द्वितीय बैटरियां आ गई, ठीक है। ये दोनों प्रकार की बैटरियां हमने पढ़ ली, ठीक है। थ्योरेटिकल था थोड़ा सा, पर समझने योग्य था, है ना। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट होता बेटा हमारे पास, ये होगा, टाइम हो रहा है, चलो कोई बात नहीं। देखो इसके बाद यदि हम पढ़ेंगे तो इसमें हमारे पास आएगा, ये आएगा ईंधन सेल और संक्षारण। दो टॉपिक हमारे रह गए, यदि कोशिश करेंगे इसको कल समाप्त करें।